हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीई हमारा केबीएस एनबीएस बिहार टीआरई 4 में आपका स्वागत है दोस्त। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्त हम लोग इतिहास देख रहे थे। इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्त 1857 की विद्रोह। तो आइए देख लेते हैं दोस्त 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या कारण है, आइए समझते हैं। तो 1857 प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। भारत ने ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों को चुनौती मिली, जिसमें अनेक सैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें शामिल थी। इस समय के अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए। यहाँ एक और अंग्रेजी प्रशासन द्वारा विस्थापित शासकों तथा सामंतों ने अपनी प्रजा तथा सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया। वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का असंतोष उनकी भू राजस्व नीति के कारण था, जिसमें बिचौलियों ने आदिवासियों का शोषण किया। भारतीयों में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद शासक वर्ग को पूर्वाभास हो चुका था। इसलिए कभी कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने इस शांत आकाश में कभी भी एक सी छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टिस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह हुए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे विद्रोह फूटने लगे जो इस प्रकार हैं दोस्त। तो विद्रोह के क्या कारण रहे हैं दोस्त 1857 के, आइए देखते हैं। तो पहला है दोस्त 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हैक्सन मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे। दूसरा कारण दोस्त 1806 में बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। तीसरा कारण दोस्त 1842 में बर्मा के युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैनिक टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ। पांचवा कारण है दोस्त 1844 में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैनिक अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। छठवां कारण है दोस्त छठवां कारण जो है दोस्त वो है 1849-50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई। अगला देखते हैं दोस्त जो प्रमुख कारणों में थे। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। अंग्रेजी और भारतीय सैन्य विद्वानों और अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। आगे परंतु आधुनिक खोजों से यह बात करीब करीब सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बीयुक्त कारतूस तो एकमात्र कारण न ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। 1857 विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। राजनैतिक कारणों में डलहौजी की व्यवगत नीति और बेलेजली की सहायक संधि का विद्रोह जो जन्म लेने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डलहौजी ने अपने व्यवगत नीति द्वारा जैतपुरा, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश राज में विलय कर लिया। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया। भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। यह सब कारण
व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त था। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त करवा दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया और विद्रोह पर मजबूर हुए। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे राजनैतिक कारणों के साथ ही सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जाति श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार उससे ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बम्बई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरदारों को जब्त कर लिया। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। आगे देखते हैं दोस्त। आगे 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के उदारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और सांस्कृतिक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई। 1856 के धार्मिक योग्यता अधिनियम की धारा 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। कंपनी के नियंत्रण के अध्यक्ष मैगलन ने 1857 ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बना जा सके। आर्थिक कारण भी 1857 विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था। देश का आर्थिक कारण प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। आर्थिक शोषण और उसके पारस्परिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतया विनाश किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र बना दिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, कानून तथा प्रशासन की प्रणालियों से बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों की भूमि को उनके अधिकार को से अलग कर दिया। जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न तथा उसने बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्हें असंतोष को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका बनी। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। पदोन्नति से वंचित, वेतन न्यूनतम मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजे जाना, समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्हें भारतीय सैनिकों में असंतोष का जन्म हुआ और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से भड़क रही थी, कैनिंग भी दो घोषणाओं ने आग में घी का काम कर दिया। कैनिंग ने दो घोषणाएं थीं। सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश
प्रदेश में सेवा करना अनिवार्य कर दिया, जिसे वे भारतीय सैनिक अपने धर्म विरुद्ध समझते थे। सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। कैनिंग सरकार 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणामस्वरूप 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं मित्र। आगे विद्रोह की योजना, आइए देखते हैं दोस्तों विद्रोह की योजना। तो ऐसा नहीं है कि 1857 की विद्रोह अकस्मात फूट पड़ा था, जिसके पीछे पर्याप्त संगठन और तैयारी थी। इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार इस राष्ट्रीय प्रयत्न का तह में उतनी ही गहरी योजना और उतनी ही व्यापक गुप्त संगठन था। जहां तक मालूम हो सकता है, इस विशाल योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बिठूर या फिर लंदन में हुआ हो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब धुंधु पंथ के निकटस्थ अजमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। अजमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतुरूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्त। चुना गया कमल के फूल को उन सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थे, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक सर जॉन के अनुसार महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से ये लोग सारे देश के ऊपर अपनी साजिशों का जाल फैला रहे थे। विशाल साहब के दूत पत्र लेकर घूम चुके थे। इन पत्रों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में भिन्न भिन्न पदों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।